आपने ठीक से रिसर्च नहीं किया है हमारे बारे में। उत्तर प्रदेश के किसी नेता की औकात नहीं है। नाम है डॉक्टर राकेश वर्मा जी, जो कि एक्स आईएएस हैं। अब बहुत इल्जाम लगा रहे हैं लोगों को। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं दोस्त, सारी फाइलों की फोटोकॉपी रखते हैं। जो है नेताओं से गाली खाओ और अगर आपका शौक हो तो रिश्वत कमा लो। जो पॉलिटिशियन है उनको बहुत संभल के रहना चाहिए। या तो वो आपको लड़की की आदत डलवा देंगे या आपसे कहेंगे पैसा बहुत जरूरी है। देखिए, आरएसएस तो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम तो सरकारी आदमी हैं, तो हमारे हिसाब से तो आरएसएस जो है वो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। सर, आपने फिर आरएसएस को कटघरे में ले लिया। लोग बता रहे हैं ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो कि उस समय आरएसएस के ही वो भाजपा के विधायक थे, उन्होंने बचाया उन्हें। आपने सरकारी गाड़ी छोड़ी, सरकारी नौकर छोड़े। विचार तो सिर्फ ये था कि अब हमें आज़ाद होना है, क्योंकि सरकारी नौकरी में इतनी बंदिशें होती हैं और इतनी गुलामी होती है कि वो चाहे जितनी बड़ी नौकरी हो, आप रहते तो गुलाम हैं, और जितनी बड़ी नौकरी होती है उतने बड़े गुलाम रहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि एक पॉलिसी बदलने का मौका दिया जा रहा है, तो कौन सी पॉलिसी बदलना? एजुकेशन की पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, उसको स्क्रैप कर देना चाहिए। आप टीवी में देखिए कि हिंदी के जो एंकर हैं वो गमछा पहन के आते हैं। मतलब उन सालों को इतनी भी तमीज नहीं है कि उनको लगता है कि जो गमछा पहनेगा वही हिंदी बोलेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनके साथ मारपीट होती है। बाद में पता चलता है जो वहाँ का मौजूदा प्रधान है वो बीजेपी का सदस्य है, उसी के द्वारा मारपीट की जा रही है। अगर प्राइवेट नौकरी में अगर होते DIOS या BSA, तो वो ऐसे स्कूल चलवाते? उनको कोई नौकरी में रखता? आप बताइए। देखिए, हम कोई आर्मी के जवान नहीं है, ना हम आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ या जो भी उनके हेड होते हैं वो होते हैं कि आपने कहा कि हमको पाकिस्तान पे अटैक करना है तो हम कर देंगे। उसमें साहब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साहब, डीएम साहब, हाँ साहब, फलाने साहब। देखिए, सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है कि कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी शरीफ ब्यूरोक्रेट अगर शराफत से जी रहा है तो वो जनता का काम कर ही नहीं सकता। हमने तो जिंदगी में 2 ही फैसले सबसे सही लिए हैं जी। एक ये कि इस नौकरी को ज्वाइन करना, और दूसरा इस नौकरी से रिजाइन करना। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर सत्यवीर सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं द रूह टॉक्स, रोहेलखंड की आवाज़ हर दिल तक। जैसा कि आपसे वादा है कि आपके सामने नए नए मेहमान आएंगे और उनके विचार आप तक पहुंचेंगे, वो भी अनफिल्टर्ड तरीके से। तो आज के हमारे जो मेहमान होने वाले हैं वो बहुत ही खास हैं। उनके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं ऐसे बताऊँगा कि कोई भी व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं को सिर्फ बाहर से देखता है, लेकिन हमारे आज के जो मेहमान हैं उन्होंने ना सिर्फ प्रशासनिक सेवा को अपना समय दिया, बल्कि 23 साल पूरे करने के बाद वो आज एक सामाजिक जीवन जी रहे हैं। ना सिर्फ सामाजिक जीवन, बल्कि आज के समय वो एक बहुआयामी जीवन जी रहे हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, एक अच्छे प्रस्तोता के रूप में, एक लेखक के रूप में, और बहुत सारे रूपों में वो आपके सामने हैं। आज के जो हमारे मेहमान होने वाले हैं उनको मैं आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम में। नाम है डॉक्टर राकेश वर्मा जी, जो कि एक्स आईएएस हैं। तो सर, आपका आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा, और वो पहले प्रश्न के रूप में ही है। सर, कोई भी व्यक्ति, उसका सपना होता है सिविल सर्विसेज में जाने का। आपने सिविल सर्विसेज में गए, आपने मेहनत की और मेहनत करने के बाद पहुँचने के बाद सबसे एक जो बोल्ड डिसीजन आपने लिया अपने हिसाब से, लोगों की नज़र में वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है, अलग अलग मायने उसके हो सकते हैं। वो बोल्ड डिसीजन था कि जब 23 साल की सेवा पूरी हुई तो BRS लेकर के आप सामाजिक जीवन में वापस आ गए। ये डिसीजन इतना बड़ा था, इसको लेने से पहले आपके मन में क्या विचार थे? विचार तो सिर्फ ये था कि अब हमें आज़ाद होना है, क्योंकि सरकारी नौकरी में इतनी बंदिशें होती हैं और इतनी गुलामी होती है कि वो चाहे जितनी बड़ी नौकरी हो, आप रहते तो गुलाम हैं, और जितनी बड़ी नौकरी होती है उतने बड़े गुलाम रहते हैं। तो अब हमें वो 24 घंटे की गुलामी जो है पसंद नहीं आ रही थी, तो हम स्वच्छंद रहना चाहते थे। तो हमने कहा कि अब बाहर चला जाए, कुछ बाहर की दुनिया देखी जाए। बहुत ज्ञान पेल दिया था लोगों को, तो अब वो जो ज्ञान जो है वास्तव में उतारने का टाइम था अब ज़िंदगी में। तो इसलिए आप बाहर आ गए उससे। एक छोटी सी बात इसी से जुड़ी हुई है।
कोई भी डिसीजन जब हम बहुत बड़ा डिसीजन लेते हैं, हो सकता है कभी कभी भावनाओं में आके ले लेते हैं, कभी कभी हम बहुत कुछ नहीं सोचते और डिसीजन ले लिया। ये भी बहुत बड़ा डिसीजन था आपके जीवन का। जब आपने वीआरएस के पेपर पर साइन किए, उसके जस्ट बाद, कुछ सेकंड्स बाद, आपके मन में कोई रिग्रेट तो नहीं था? कोई रिग्रेट नहीं, आज भी कोई रिग्रेट नहीं। हमने तो ज़िंदगी में 2 ही फैसले सबसे सही लिए हैं। जी। एक ये कि इस नौकरी को ज्वाइन करना, और दूसरा इस नौकरी से रिज़ाइन करना। ये बहुत बड़ी बात होती है सर किसी के भी जीवन में, इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा। ये तो हो गई सर आपके फैसले की बात, आपने क्या सोच के लिया, क्या नहीं सोच के लिया। मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, अब मैं आ जाऊँगा आज के जीवन पर। आज के जीवन में अगर मैं सबसे बड़ी बात करूँ तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने एक लेखक के रूप में भी भूमिका निभाई है, और जब आप नौकरी में थे तो सिर्फ आप पॉलिसी मेकर नहीं थे, आप एक अधिकारी के साथ साथ जब आप इस नौकरी को छोड़ के आए तो आपने एक बहुत अच्छे संस्थान से, जो कि फॉरेन का संस्थान था, उससे पॉलिसी मेकिंग में, उसमें शायद पढ़ाई भी की है। हाँ, तो पहले मास्टर्स किया है। मास्टर्स किया है। तो मैं थोड़ा सा उसका अनुभव जानना चाह रहा हूँ कि एक सिविल सर्वेंट को जब उसने नौकरी छोड़ दी, उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ी कि इस तरह की पढ़ाई करने की? क्या आपको लगता है कि सामाजिक जीवन में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है? नहीं, ये हमने जो है नौकरी में रहते हुए ही किया था। ये सरकार की एक स्कीम होती है कि वो कुछ चुनिंदा अफसरों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो उसी लाइफलाइन का हमने इस्तेमाल किया था। और 2011-12 में हमने LKY स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी सिंगापुर से मास्टर्स किया। तो सवाल ये है कि इतना सब पढ़ने लिखने के बाद आपको काम करने का मौका मिलता नहीं है, तो फिर नौकरी करने का कोई फ़ायदा हमें समझ में आ नहीं रहा था, सिवाय कि जो है नेताओं से गाली खाओ, और अगर आपका शौक़ हो तो रिश्वत कमा लो। तो इसमें कोई मज़ा हमें शुरुआत से, बचपन में पैसे से आता नहीं है। पैसा जो है मेरे लिए एक बाय प्रोडक्ट है, और मैं तो आज की जो पीढ़ी है उससे भी कहना चाहता हूँ कि पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो प्रोडक्शन तो उसका होगा ही होगा अगर आप लाइफ जिएंगे ठीक तरीके से। आपने बताया कि नेताओं की गाली खाइए या फिर रिश्वत लीजिए। मेरा प्रश्न भी अगला यही है कि आपने 3 दलों की सरकार कहें और 4 सरकारों की बात करें, यानी आप 1997 में ज्वाइन करते हैं, भाजपा शासन होता है, फिर बसपा का आता है, सपा का आता है, दोबारा जब छोड़ा तो भाजपा का ही शासन है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सत्ता का चरित्र क्या दल के हिसाब से बदलता है? क्या कुछ चीज़ें बदलती हैं जब सरकारें बदलती हैं, या सब एक जैसे? देखिए, कमोवेश तो सारी सरकारें एक तरीके से होती हैं, लेकिन बहुत कुछ बदलता है, और बहुत कुछ जो है वो समय के साथ बदलता है। जो ब्यूरोक्रेसी की इज्जत थी, जो स्टैंड लेने की कुवत थी, वो आज की तारीख में बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कोई स्टैंड लेना नहीं चाहता, कोई किसी को ना कर ही नहीं रहा है, गाली भी खा रहा है तब भी काम कर रहा है, गाली खा के मुस्कुरा रहा है। तो ये जो काम है ब्यूरोक्रेसी का, इसकी जो रिक्वायरमेंट है देश के हिसाब से या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वो ऐसी नहीं है कि हमें कोई डिक्टेट करेगा कि हमें क्या करना है। देखिए, हम कोई आर्मी के जवान नहीं है, ना हम आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ या जो भी उनके हेड होते हैं वो होते हैं कि आपने कहा कि हमको पाकिस्तान पे अटैक करना है तो हम कर देंगे। आप हमसे कहेंगे कि पाकिस्तान पे अटैक करना है तो हम जवाब देंगे कि देखते हैं, सोचते हैं, फिर हम अपना असेसमेंट करेंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, देश के हित में क्या होना चाहिए। तो पहले की जो सरकारें थी, टाइम के हिसाब से दल को छोड़ दीजिए, जो वक्त चल रहा है उसमें तो वक्त में यह है कि आपको अगर सरवाइव करना है तो आपको कहना पड़ेगा कि हम आरएसएस की शाखा में जाते हैं, और आरएसएस की शाखा में आपको जाना पड़ेगा। आपके आरएसएस प्रेम पर भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न ये है। हाँ, अभी आपने बताया कि अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं, तो दल का बहुत बड़ा महत्व तो नहीं है, लेकिन उन सब चीज़ों का ज़रूर होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। मैं इस समय मैं देख रहा हूँ कि हमारे कुछ अधिकारी, इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए 60 साल 62 साल पे एक्सटेंशन पाते चले जा रहे हैं। और एक अधिकारी, मैं तो युवा ही कहूँगा, कि सिर्फ 23 साल की नौकरी करता है और बाहर आ जाता है। तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई, क्या ऐसी मनोदशा रही
कि ये सब निर्णय लेना पड़ा, और उनकी क्या मनोदशा रहती होगी कि वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मांगते जाते हैं और उन्हें मिलता जाता है। देखिए, दोनों में जो है बुनियादी फ़र्क ये है कि वो जब नौकरी ज्वाइन करते हैं तो उनका लक्ष्य ये होता है कि हमको 60 साल के बाद जो है किसी भी सरकारी पद पे आते रहना है, आते रहना है। वो अपने आप को गुलाम बना लेते हैं। मैंने तो कई बार कहा है कि वो चाहते हैं कि अर्थी में भी जो जाएं वो भी 4 जो हैं सरकारी लोग लेके उनको जाएं और सरकारी गाड़ी से जाएं वो। तो उनकी इच्छा, उनको मुबारक हो। हमारा ये है कि हमको तो न सरकारी गाड़ी पसंद थी, न सरकारी ड्राइवर पसंद है, न सरकारी नौकर पसंद है। आपने सरकारी गाड़ी छोड़ी, सरकारी नौकर छोड़े। कई लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि ऐसा तो कोई कारण नहीं रहा कि कुछ ऐसे फैसले आपको लेने को कहा गया हो, राजनीतिक दबाव रहा हो और आपके अंतरात्मा ने गवाही ना दी और आप ये सोच करके आपने बीआरएस ले लिया हो। आपने ठीक से रिसर्च नहीं किया है हमारे बारे में। जी उत्तर प्रदेश के किसी नेता की औकात नहीं है कि हमसे जो है ये कह सके कि ये गलत काम कर दो। जी ये शुरुआत से हमने नौकरी में बना के रखा था और करता मैं वही था जो मैं करना चाहता था। दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं जो सोसाइटी में भ्रम है। देखिए, हमें शरीफ नेता नहीं चाहिए, शरीफ ब्यूरोक्रेट नहीं चाहिए। हमें दबंग नेता चाहिए, हमें दबंग ब्यूरोक्रेट चाहिए। ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो कहते हैं कि साहब ये तो जो हैं बहुत सीधे हैं। तो किसने कहा है सीधा ब्यूरोक्रेट हमें चाहिए? देश को तो नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। देखिए, सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है कि कोई भी शरीफ आदमी, कोई भी शरीफ ब्यूरोक्रेट अगर शराफत से जी रहा है तो वो जनता का काम कर ही नहीं सकता। शराफत और दबंगई ये दो तरह से डिफाइन होती है। एक ये होती है कि जो दबंगई है वो सभी के लिए, जो भी गलत है उसके लिए दबंगई है, शरीफ आदमी के लिए शराफत है, जहाँ तक मेरा मानना है। अभी मैं इसमें एक हाल का ही प्रकरण जोड़ूंगा। अभी मेरठ के एसएसपी रहे, अभी 2 दिन पहले ही अटैच हुए हैं मुख्यालय से, शायद कल ही हुए हैं। 2 कांड उन्होंने कर दिए जनता की नज़र में, बाकी क्या है वो आप बेहतर बताएंगे। एसएसपी महोदय ने एक धरना प्रदर्शन चल रहा था, एससी वर्ग के लोग धरना कर रहे थे, कोई एक लड़की का मामला था उसको लेकर के। उन्होंने जो लोग पकड़े गए थे उस धरना के चक्कर में गाड़ी के अंदर जाकर एसएसपी महोदय ने खुद जाकर के मारपीट करना शुरू कर दी। उसके बाद जब उनको विदाई देने गए तो उनमें मैं नाम भी लेना चाहूँगा, एक किसान नेता है दिग्विजय भाटी, वो और एक लड़का, वो जाटव लगाता है नाम के आगे, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। वो जब परसों पहुँचे उनके पास 2 दिन पहले अभी, तो पता चला कि उनकी इतनी पिटाई करवाई गई कि उसकी आँख एकदम से फूली हुई है, पूरे शरीर पर मारपीट के निशान हैं। इसको हम दबंगई मानेंगे? इस वाली दबंगई की आप बात कर रहे हैं या फिर आप उस दबंगई की बात कर रहे हैं जो वास्तव में सही कामों को अच्छे तरीके से करते हैं? देखिए, दबंगई नहीं है जी, ये तो बचपना है। और हमारे हिसाब से तो जो एसएसपी महोदय हैं, ही इज़ नॉट फिट फॉर सर्विस। उनको तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। अविनाश पांडे नाम है सर इस समय। नाम, देखिए, मैं राकेश वर्मा हूँ, मैं नाम और जात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरे सामने रहते जी तो मैं उनको बर्खास्त कर देता। मैं आपको रीज़न बता दे रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, जब आपने आदमी को, अगर वो बहुत से बड़ा क्रिमिनल भी है, जब आपने गाड़ी में बैठा लिया तो वो आपकी अभिरक्षा में है। और पुलिस का काम ही क्या है? जो लोग पुलिस से डरते हैं, पुलिस का काम है सिर्फ पकड़ना, न्यायालय में पेश करना, पीटना तो कहीं लिखा नहीं है। अब ये हो सकता है जो नई बीएनएस बनाई है आईपीसी ख़त्म करके अमित शाह जी ने, अब उसमें उन्होंने कोई पन्ने ऐसे जोड़े हों जो ये पांडे जी पढ़ रहे हों तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने जो बीएनएस पढ़ा है और जो आईपीसी पढ़ी है, उसमें पुलिस का काम सिर्फ पकड़ के अभिरक्षा में देना है। तो आप अभिरक्षा में किसी आदमी को मार ही नहीं सकते। दूसरा, एक सबसे बड़ा काम उन्होंने ऐसा किया है जो शायद पूरे वर्ल्ड के पुलिस के इतिहास में कहीं होगा ही नहीं। उन्होंने कहा कि स्कूटी गिरने की जो है जीडी में एंट्री हुई है। ये पहली बार पूरे वर्ल्ड में ऐसा होगा कि कोई स्कूटी गिरी होगी, एक्सीडेंट हुआ होगा और वो जनरल डायरी में उसका जो है लिखा गया होगा। तो ऐसी बचपने का जो काम कर रहा है ना,
उसको तो नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, उसका नाम कोई भी हो, जात कोई भी हो, ही इज़ नॉट फिट फॉर सर्विस। आप एक लंबे समय तक प्रशासनिक सेवा में रहे। मैं इसी क्वेश्चन के साथ और एक जोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, वो ये है, आपको क्या लगता है कि ऐसा करते क्यों हैं लोग? क्या अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए, क्या रीज़न रहता होगा? देखिए, ये एक साइकोलॉजी में ये होता है कि रिवॉर्ड सिस्टम क्या है। जी। सरकार क्योंकि इस रिवॉर्ड सिस्टम को बढ़ावा दे रही है, जो आरएसएस और भाजपा है, तो इसीलिए आदमी ये सोचता है कि जितना करो, जितना कावड़ियों के ऊपर फूल डाल सको, पैर दबा सको और पैर जो है तलवे चाट सको, किसी दलित को पीट सको, तो हमें अच्छी पोस्टिंग मिलेगी और हमारी जो है बहुत वाहवाही होगी और हमें जो है पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये तो आप रिवॉर्ड सिस्टम जैसे सोसाइटी डिफाइन करेगी वैसा ही बनता चला जाएगा। वैसे ही बनता चला जाएगा। आपने कहा कि 97 और 2020 में यही फ़र्क था, क्योंकि पहले रिवॉर्ड सिस्टम कुछ और था। पहले रिवॉर्ड सिस्टम ये था कि डीएम लोग ये कहते थे कि आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं, आप काम ठीक कर रहे हैं। अच्छा। मतलब शिकायतें इन द सेंस वो नहीं कि आप पीट रहे हैं या जो ये नॉनसेंस कर रहे हैं एसएसपी, ये बात नहीं। अगर मान लीजिए आप ठीक काम कर रहे हैं तो आपके विरोधी भी खड़े होंगे। बिल्कुल होंगे। तो वो इस बात से आकलन ये होता था कि आपकी कितनी शिकायतें आ रही हैं, और अगर आपकी शिकायतें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब आप क्रिमिनल से मिले हुए हैं या जो लैंड माफिया है उससे मिले हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ फिर से मेरे दिमाग में आ रही है कि आप स्टडी करने गए थे LKY स्कूल ऑफ सोशल पॉलिसी, LKY स्कूल ऑफ सोशल Public policy। सॉरी, LKY स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। यहाँ से पब्लिक पॉलिसी में आपने PG किया। वहाँ जाकर के आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उन्हें हमारे यहाँ कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है उन पॉलिसीज़ को, उस तरह की पॉलिसीज़ को, और क्या पॉसिबल है, अगर नहीं किया जाता तो क्या पॉसिबल है कि उन्हें किया जा सकता है हमारे यहाँ? पॉसिबल है, किया जा सकता। फिर क्यों नहीं हो पा रहे? हो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी करना नहीं चाहती है। ब्यूरोक्रेसी तो सिर्फ नेताओं के आगे अपने नंबर बढ़ाना चाहती है और 60 साल के बाद एक्सटेंशन करना चाहती है, मुख्य चुनाव आयुक्त बनना चाहती है, राज्यसभा का मेंबर बनना चाहती है। अगर आपको इस देश से करप्शन ख़त्म करना है तो आपको 60 साल के बाद किसी सरकारी सर्वेंट की किसी पब्लिक ऑफिस में एंट्री बैन कर देनी चाहिए। बात से मैं भी सहमत हूँ आपकी, और मैंने एक प्रश्न पूछा भी था इस पर, लेकिन अब मैं इसको थोड़ा दूसरी तरफ मोड़ता हूँ, ब्यूरोक्रेसी से बाहर आता हूँ, दोबारा आएंगे इस टॉपिक पे, और इस समय के हॉट टॉपिक पे आता हूँ। इस समय का हॉट टॉपिक है, दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। एक अभी कुछ दिन पहले चला था, मैं अभी चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, और वो चल रहा है आरक्षण में सुधार करने का या आरक्षण हटाने का, क्योंकि अलग अलग जो उसमें शामिल है अलग अलग मांग कर रहे हैं। हम सुधार की बात कर लें, जो आरक्षण सुधार की बात की जा रही है उस पर आपका क्या विचार है? आरक्षण में पहला सुधार तो ये करना चाहिए कि हमें ओबीसी प्रधानमंत्री अब बदल देने चाहिए। अब किसी और वर्ग का आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि ओबीसी वर्ग के प्रधानमंत्री ने इलीगल EWS लागू करवा दिया। सर मैं इसको थोड़ा सा रोकूंगा, आपने एक वर्ड यूज कर दिया इलीगल, हाँ। ESW से, तो इसे थोड़ा सा डिफाइन करिए, वरना तो हमारे दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई इलीगल है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस डिसाइड हुआ था उसमें यह डिसाइड हुआ था कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जा सकता। जी। तो अब आप 22.5% जो है SC/ST का हो गया, जी। 27% OBC का हो गया, जी। 10% EWS अगर आप जोड़ लें तो ये 50% के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। या हम मैथ्स में कमज़ोर हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल जा रहा है, ये तो क्लियर दिख रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज कमज़ोर हो सकते हैं भाई, हमारे तो 100 में से 100 नंबर आते थे। जी। तो अब उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि वो ये जो है नंबर 50 से ऊपर जा रहा है तो ये इलीगल है। तो जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसका हासिल क्या होगा, क्या लगता है? तो उनको आरक्षण को उखाड़ के फेंकना चाहिए। उनके तो आका कह रहे हैं कि आरक्षण में कोई चेंज नहीं होगा हमारे जीते जी। तो पहले वो उनसे बात करें, हमसे क्या बात कर रहे हैं भाई? वो अपने RSS से बात करें। नहीं, RSS से तो बात करें। अभी मैं थोड़ा सा और बताऊंगा। कल मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय ने, पाठक जी ने, उन्होंने शायद कुछ आश्वासन दिया है। कुछ लोग बता रहे थे मुझे कि वो आश्वासन दे रहे थे कि आपके साथ आपकी मांगे हैं, उनके साथ नाजायज़ तरीका नहीं अपनाया जाएगा, जायज़ तरीका अपनाया जाए, कुछ ना कुछ हल निकाल के देंगे।
यानी कुछ ना कुछ तो आश्वासन दे रहे हैं वो। तो ये यहाँ पर एक कन्फ्यूजन जो कंट्रोडिक्टरी बात आ रही है कि आरएसएस मात्र संस्था है, उसके प्रमुख कुछ और कह रहे हैं और एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री कुछ और कह रहा है, या ये कह लें कि वो उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग की वो हिमायत की बात कर रहे हैं। इसको आप कैसे लेते हैं? क्या मतलब ये जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है या जो आंदोलनकारी हैं उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? भाई ये तो ब्रिजेश पाठक और वो जो लोग हैं उनके बीच की बात है। हम तो ब्रिजेश पाठक को लखनऊ यूनिवर्सिटी से जानते हैं, तो वो जाने, उनका काम जाने, उनकी पार्टी जाने। हमारा तो कोई लेना देना है नहीं आरएसएस से, दूर दूर से, है ना। हम तो ओरिजिनल मूल निवासी हैं, हमारा आरएसएस से क्या लेना देना। आप खुद को मूल निवासी कहेंगे तो इसका मतलब कोई बाहरी भी है, वो कौन है? अब बाहरी देखिए, हम तो अगर देखिए ये उत्तर प्रदेश है जी हमारे पास भगवान राम की आईपी है जी और वो अवधी बोलते थे। ठीक है। तो जो हिंदू कहता है अपने आप को, वो अवधी के बोलने के अलावा कोई है ही नहीं हमारे हिसाब से। अवधी के अलावा जो भी दूसरी भाषा बोल रहा है वो हिंदू नहीं है? कैसे हो सकता है? ओरिजिनल नहीं है। ये बड़ी बात है सर। अब बड़ी बात हो चाहे छोटी बात हो, मतलब जैसे लोग और जैसे कई जो हैं आजकल बाबा हो गए हैं, वो भगवान राम से बात कर लेते हैं, सबसे कर लेते हैं। तो भाई आप लॉजिक देखिए, ये तो साइंटिफिक लॉजिक है। जी अगर भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए तो वो बोलेंगे क्या जो वहाँ बोली जाती होगी। अयोध्या में क्या बोली जाती है? अवधी बोली जाती है। तो नागपुर वाले कैसे कह सकते हैं कि हम असली हिंदू हैं? बात तो ये भी सही है, लेकिन इसमें एक बात और निकल के आ गई सर। अभी 2 ही 3 दिन बीते हैं कि ये बताया जा रहा है, देखा भी है कई सारी वीडियोज़ में मैंने, कि जो भगवान राम है या विष्णु के 11वें अवतार के रूप में माननीय मोदी जी की प्रतिमा का अनावरण हो गया, उनकी पूजा पाठ, उनका चालीसा सारा आ गया है। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? अब इसको देखने के लिए हमारे पास दृष्टि है ही नहीं, क्योंकि हम इसमें जो है कोई कमेंट करना नहीं चाहते। ये उनके और उनके भक्तों के बीच का मामला है। जी हमने तो कहा ही है कि अब ओबीसी प्रधानमंत्री को बदल दो। भाई वो ओबीसी प्रधानमंत्री को भगवान मानते हैं और हमारे जैसे ओबीसी को गाली देते हैं। तो इन दोनों जो विरोधाभास है ये कैसे सही होगा, आप बताइए। वो तो मोदी जी तो रोते रहते हैं कि हम ओबीसी हैं, हमको गाली दे दी। हम तो नहीं रोते कि हम तो बचपन से गाली खा रहे हैं, नौकरी में आईएएस बन गए तब भी गाली खा रहे हैं। तो किससे जाके रोएं, आप बताइए। समस्या तो आप बता रहे हैं वो भी सही है, लेकिन एक चीज़ आप 2-3 बार बता चुके हैं तो मैं फिर से उधर ही ले जाऊंगा आपको। जहाँ ले जाना चाहे ले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। वो मैं इसलिए ले जा रहा हूँ सर कि अभी हम बात कर रहे थे आरएसएस की, अभी हम बात कर रहे थे बीजेपी की। बीजेपी की मात्र संस्था है आरएसएस। इनके बारे में क्या विचार रखते हैं आप? ये जो लोगों को अलग अलग तरह के टास्क देते रहते हैं, कभी तो वो टास्क देते हैं कि आरक्षण नहीं हटेगा, कभी कुछ दिन बाद वो बताना शुरू कर देते हैं कि मुसलमान जो है वो भी यहाँ का मूल निवासी, हम सब पहले एक ही थे। वो ये भी बात कहते हैं कि हम सांस्कृतिक संगठन हैं, हमारे लिए जाति पाति धर्म कुछ अलग अलग नहीं है, लेकिन हकीकत में कुछ और है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए आरएसएस तो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम तो सरकारी आदमी हैं, तो हमारे हिसाब से तो आरएसएस जो है वो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी आदमी बिना रजिस्टर्ड कैसे इतने ऑफिस बना रहा है, और ईडी सीबीआई ये सब कर क्या रहे हैं? भाई जो आदमी रजिस्टर्ड नहीं है यहाँ पे जी वो कैसे ऑफिस बना रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है? तो आरएसएस के बारे में कोई वक्तव्य देना जो है, जो इलीगल एंटिटी है उसके बारे में क्या हम करें? लेकिन उन्हें खारिज तो नहीं किया जा सकता एक सिरे से एकदम से। अब खारिज वो क्या कह रहे हैं? वो कह तो रहे हैं कि हम जाति पाति नहीं मानते। मेरा तो मेन मकसद यही जानना है आपसे। वो कहते हैं हमारे यहाँ जाति पाति का कोई मतलब नहीं है, धर्म का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ तो मुस्लिम अनुसंधान जो संगठन होते हैं वो मुस्लिम भी है और हर जातियों का भी, और हम प्रतिनिधित्व। देखिए हम तो लॉजिक की बात करेंगे जी, और उनके पीछे, इस कथन के पीछे जो उनकी मंशा है उसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए आप शायद शाहजहांपुर से आते हैं। जी मैं शाहजहांपुर से ही आता हूँ। वहाँ पे एक विधायक हैं सुरेश खन्ना, है ठीक है। उनकी जाति के कितने लोग होंगे? करीब 2000 के आसपास वोट हैं।
2000 वोट है ना। जी। और वो कितने दिन से एमएलए हैं? 9 बार से। 9 बार से एमएलए हैं। तो आरएसएस इसीलिए कहता है कि उसको जाति पे विश्वास नहीं है, क्योंकि उसको सुरेश खन्ना को विधायक बनाना है। अच्छा। क्योंकि अगर जाति पे लोग आ जाएंगे तो सुरेश खन्ना के तो 2000 वोट हैं। तो इसीलिए आरएसएस और भाजपा इस बात पे हमेशा बल देती है, जो सारा मंदिर मूवमेंट है वो पॉलिटिकल मूवमेंट है और वो इलेक्टोरल मूवमेंट है। वो इसीलिए है कि सुरेश खन्ना, सतीश महाना, जिनकी जनसंख्या 0.005% भी नहीं है उत्तर प्रदेश की, वो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। यही इसीलिए कहते हैं कि जाति कुछ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि संगठन में तो लाभ नहीं मिलता है अन्य जातियों को, जो ज़्यादा संख्या में है। क्या ऐसा आप भी मानते हैं? तो इसीलिए तो आरएसएस कहती है कि जाति का कोई महत्व नहीं है। अगर वो कहने लगे कि जाति का महत्व है, तब तो फिर जातिगत जनगणना करानी होगी, तब दिखाना पड़ेगा कि ये इतने % है, ये इतने % है। उतने हिसाब से लोग हिस्सेदारी मांगेंगे। जातिगत जनगणना की बात आपने कही, इसके लिए विपक्षी पार्टियों ने बात उठाई थी, तो संसद में कहा भी था प्रधानमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय ने कि जो जनगणना होगी उसमें किया जाएगा। लेकिन जनगणना के फॉर्मेट आ गए। अभी मैं थोड़ा सा उसको स्टडी कर रहा था तो उसमें चीज़ें निकल के आई। SC ST का तो ऑप्शन है, लेकिन OBC में सिर्फ जाति पूछी जा रही है, वर्ग नहीं, OBC नहीं पूछा जा रहा है। तो अब क्या आपको लगता है कि OBC की गणना हो पाएगी इससे? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। फिर ये तो छलावा है। देखिए, हिंदुस्तान में हर एक आदमी ओबीसी से डरता है। हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसका ध्रुव जो है ओबीसी के आसपास घूमता है। ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से। भाई, जनसंख्या ज़्यादा है तो इसमें हमने तो की नहीं है, और हमारे बस में होता तो हम तो सारे ओबीसी से कहते कि 12 बच्चे पैदा करो कम से कम हर एक आदमी। ये तो वही बात हो गई जो RSS के लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे बहुत सारे पैदा कीजिए। तो इसमें तो हम आरएसएस से सहमत हैं बिल्कुल। उससे क्या फ़ायदा होगा सर? उससे जनसंख्या बढ़ेगी। तो जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन कम होंगे, तो हमें आगे जाकर के दिक्कत पैदा हो जाएगी। क्या दिक्कत पैदा होगी? ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा भाई। लेकिन ये बीबियाँ नहीं तैयार है ना। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आरएसएस कह रहा है, तो अगर बीबी नहीं मान रही है तो एफआईआर कहाँ लिखी जाएगी? हजरतगंज थाने में लिखी जाएगी। जो हजरतगंज थाना आजकल हो गया है वो क्या, भावनाओं में जो भी अगर कुछ होता है तो हजरतगंज थाने में एफआईआर लिखी जाती है। आहत होती हैं। हाँ, भावनाएं आहत थाना एक बना दिया है उत्तर प्रदेश ने, वो है हजरतगंज थाना। वहाँ पर मैक्सिमम केस यही लिखे जा रहे हैं। मैक्सिमम केस ये लिखे जा रहे हैं कि भावनाएं आहत हो रही हैं। कहाँ है भावना? जरा मिलाओ उससे हमें। कहाँ कहाँ गई हुई है भावना? आपने और ये बताइए कि पुलिस वाले कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि भावना आहत हो रही है? कोई कमीशन बनाओ कि ये भावना आहत होने का ये कमीशन है। पहले वो कमीशन कहे कि हाँ हुई है, तब एफआईआर दर्ज करो। मुझे लग रहा है आप वैसी ही मांग कर रहे हैं जैसे संसद में कौन से शब्द जो है असंसदीय, कौन से संसदीय, वैसे एक कोई आयोग बने और वो ये तय करे कि भावनाएं कब आहत हो रही कब नहीं हो रही, तब FIR दर्ज हो। हाँ, ऐसा मानना है आपका? आपने महिलाओं की बात कर दी तो फिर मैं उसी चीज़ पे आ जाता हूँ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक घोषणा कर दी है कि 50,000 महिलाओं को मिलेंगे। महिलाओं को तो मिलेंगे, पुरुष यानी पुरुष बेरोजगारों की ही मैं बात कर लूँ, वो कहाँ जाएंगे? भाई अगर हिंदुस्तान में अगर आप पुरुष सुसाइड रेट देखें तो वो महिलाओं से कहीं ज़्यादा है। और हमने आपको ये कहा कि उत्तर प्रदेश या भारत की जो राजनीति है उसका ध्रुव जो है वो ओबीसी के ऊपर है। अब ओबीसी में हो ये रहा है कि जो पुरुष है वो तो जग रहा है, लेकिन महिलाएं अभी भी वो जो है अगरबत्ती और दीपक जला रही हैं। तो किसी भी समाज को अगर ख़त्म करना है आपको, तो आपको उसकी महिलाएं ख़त्म करनी पड़ेंगी। तो महिला को आप पैसा दे दीजिए तो पुरुष बेचारा ऐसे ही हार जाएगा, क्योंकि फिर वो वही कहते हैं कि हम जाति पे तो विश्वास करते नहीं हैं। तो अगर आपकी जनसंख्या 100% है, आधी महिलाएं हैं, तो आधी महिलाओं के वोट उन्हें मिल गए तो वो जीत गए। तो भाजपा और आरएसएस का जो कोर वोटर है
वो महिलाएं हैं, किसी भी जाति की। जाना तो आगे था, लेकिन एक बात आई आपकी इस आंसर में, वो ये आई कि आपने कहा कि महिलाएं तो अगरबत्ती घुमाने पे ही लगी हैं। क्या मान के चले कि आप धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं, आप नहीं मानते हैं धर्म को? नहीं, धर्म क्या होता है पहले ये तो डेफिनेशन तय करेगा कोई। मैं तो पूजा पाठ को ही मानता हूँ। तो आप कह रहे हैं ईश्वर में विश्वास है कि नहीं ना? बिल्कुल। देखिए, अभी ये एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, मतलब अभी इसका कोई निष्कर्ष निकला नहीं है कि मैं मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ। अच्छा। देखिए, मेरे हिसाब से जो इस समय सूचना के निदेशक हैं विशाल सिंह, जी। उन्होंने अपने कार्यकाल में इतने मंदिर गिराए हैं जितने महमूद गजनी ने नहीं गिराए होंगे। बनारस में और अयोध्या में जहाँ भी वो रहे, उनका काम ही यही था कि कॉरिडोर बनाओ, मंदिर गिराओ। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं तो ईश्वर को तब मानूंगा जब मैं देख लूँ कि इनका क्या होता है, विशाल सिंह का। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि बहुत सारे मंदिर गिराए गए, और गजनबी से तुलना कर दी आपने कि उन्होंने इतने मंदिर नहीं गिराए, वो आक्रमणकारी थे, बाहर के थे, उन्होंने नहीं गिराए। तो हम तो स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, हमें कोई धर्म से लेना थोड़ी ना है। स्टैटिस्टिक्स आप देख लीजिए। तो इस तरह से माना जाए कि वो, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, कॉरिडोर बना रहे हैं। अगर वास्तव में धर्म से लेना देना होता तो मंदिर नहीं गिराए जाते। भाई, मैं तो, आपने पूछा ना कि ईश्वर में आस्था है कि जी। नहीं, तो अगर मैं तो देख रहा हूँ कि विशाल सिंह का क्या होता है, तब तय करेंगे। तब तय करेंगे कि ईश्वर कहाँ है। मैं पीछे लौटता हूँ फिर से, और महिलाओं से संबंधित प्रश्न था। तो चूंकि आप उस समय सर्विस में थे, एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, कांड ही कहें, घटना बड़ी थी, गेस्ट हाउस कांड। मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले की बात है। मेरे ख्याल से उस समय आप जॉब में थे, तो आपने इसको बहुत नज़दीक से देखा होगा या समझा होगा, उसको थोड़ा सा समझाइए, क्या था? देखिए, वो कब हुआ था हमें याद नहीं है। ये मेरे ख्याल से 98 के आसपास हुआ होगा। हाँ, लेकिन जो वहाँ लोग मौजूद थे, उसके हिसाब से ये जो गेस्ट हाउस कांड था, ये तो प्लान्ड बाय आरएसएस था। सर, आपने फिर आरएसएस को कटघरे में ले लिया। लोग बता रहे हैं ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो कि उस समय आरएसएस के ही, वो भाजपा के विधायक थे, उन्होंने बचाया उन्हें, और आप बता रहे हैं आरएसएस की प्लांट था। चलिए, आप पूरी बात बताइए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लान्ड करता है वही जो है बचाव करने वाला बन जाता है। तो वो तो एक तरीके से सपा और बसपा के बीच में दरार पैदा करने के लिए एक कांड करवाया गया। अब उसमें कुछ जोशीले लोग भी थे। भाई, अगर आपको सूचना दी जाए कि जो है सपा और बसपा में लड़ाई हो रही है, तो ऐसे कई लड़ाकू नेता हैं जो अपने 2-4 लौंडे लेके पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो वो सब लौंडे लेके पहुंचे हुए थे, लेकिन ये तो प्लान्ड था। प्लान्ड था कि हमें जो है ऐसा कार्यक्रम करना है और ब्रह्मदत्त द्विवेदी को हीरो बनाना है कि उन्होंने जो है उनको बचा लिया। तो आप ऐसा मानते हैं? ऐसा मानते नहीं हैं, जितने लोग वहाँ थे वो सब यही मानते हैं कि जो भी वहाँ मौजूद हो और जो भी उस समय के अफसर हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, जो आईपीएस हों उस समय, जी। चाहे एलआईयू की रिपोर्ट हो, आप उसको देख लीजिए। अब चूँकि राजनीति की तरफ थोड़े से प्रश्न मुड़ गए हैं, तो मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा। आपने भाजपा का शासन देखा ही है स्टार्टिंग फेज में, उसके बाद मुलायम सिंह जी का भी देखा है, मायावती जी का भी देखा है, अखिलेश यादव जी का भी देखा है, जो कि 2 बार सपा का था। अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि एज अ ब्यूरोक्रेट आपने क्या पाया इनमें? निर्णय लेने की क्षमता से लेकर के जो लोगों के हित की योजनाएं थीं, उनके लिए कौन ज़्यादा बेहतर था तीनों में? देखिए, मुख्यमंत्री तो बदलते रहते हैं, जी। यह तो अफसरों के ऊपर होता है कि वो क्या तय करते हैं और कौन अफसरों को कंट्रोल में रख रहा है। जी। देखिए, आज की तारीख में गवर्नेंस की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आप अफसरों को कैसे कंट्रोल में रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा अफसरों को कंट्रोल अगर कोई किसी रेजीम में होता था तो वो बसपा के रेजीम में होता था। अच्छा, आप तो रहे हैं उस समय। एक
मेरी सुनी हुई बात है, मतलब कोई फैक्ट नहीं है इसका मेरे पास, कि उस समय ये माना जाता है, ऐसा लोग कहते हैं कि ना सिर्फ वो कसे हुए थी अफसरों को, बल्कि ब्रीफकेस सिस्टम बहुत था उस समय। क्या ये वास्तविकता है? है तो वास्तविकता। चल रहा था। देखिए, जब बसपा वन आई थी जी, तब ये सिस्टम नहीं था। ठीक है। देखिए, इस देश में जो पॉलिटिशियन है उनको बहुत संभल के रहना चाहिए। या तो वो आपको लड़की की आदत डलवा देंगे, या आपसे कहेंगे पैसा बहुत ज़रूरी है। तो जो बसपा वन का कार्यकाल था उसमें जो गवर्नेंस था वो टॉप पे था। फिर सेकंड आते आते जो है वो पैसा हावी होने लगा। पहले जब बसपा थी तो आप याद करिए कि बसपा में तो लोग लड़ने वाले नहीं मिलते थे, कि कोई टिकट देने को तैयार रहती थी बसपा। कोई आदमी तैयार नहीं होता था कि बसपा से टिकट लड़ ले। और वही बसपा उसके बाद ये बन गई कि लोग जो बसपा के हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ तो जो है पैसे से टिकट मिलता है। बिल्कुल। तो ये जो ट्रांजिशन है ना, इसी ट्रांजिशन से आपकी पार्टी खत्म की जाती है। तो वही हुआ आज। वही हुआ। और ये ख़त्म करते हैं, ये जो इसमें मीडियम होते हैं वो होते हैं ब्यूरोक्रेट। वही समझाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। हाँ, वही समझाते हैं कि ब्रीफकेस लेना है, फिर ब्रीफकेस कहाँ देना है, फिर ब्रीफकेस जो है साउथ में भिजवाना है कि हेलीकॉप्टर से लेके जाना है, प्लेन से दुबई लेके जाना है। फिर थोड़ा पैसा उसमें से रख लेते हैं, फिर प्रसार भारती के चेयरमैन हो जाते हैं। आप बहुत इल्ज़ाम लगा रहे हैं लोगों पर। इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं दोस्त, सारी फाइलों की फ़ोटोकॉपी रखते हैं हम। मुझे हम लगता है आईटी के बहुत अच्छे मास्टर हैं। मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं सर, किसी दिन वो सारी फाइलें आप सामने ले आएँ। वक्त आएगा तो लाएंगे, इच्छा होगी। बहुत बड़ी बात हो जाएगी उस दिन। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई। मैं अगर देश की बात करूँ, देश में जो पॉलिटिक्स आज के समय चल रही है, केंद्र से लेके राज्यों तक, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में कई तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं जिसमें पढ़े लिखे लोग ना आ सकें। सबसे पहले तो यही भ्रम फैलाया जाता है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारा पैसा चाहिए, और पॉलिटिक्स को इतना महंगा कर दिया है कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी अगर चुनाव लड़ता है तो उसको 500 वोट मिलते हैं। हालांकि अब जैसे जो जेनजी और जेन अल्फा का आंदोलन हो रहा है उसमें उनको समझ में आ रहा है कि पिताजी उनके वोट दे रहे हैं बुलडोजर देख के, जी। माँ वोट दे रही है कि 10,000 खाते में आ रहे हैं, और बच्चा बेचारा उसके पास नौकरी नहीं है, मारा जा रहा है। तो उनको समझ में आ गया है कि अब जो हैं चीज़ें अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी। ये माँ बाप जो हैं, ये मिलेनियम और ये उससे पहले वाले जो भी कोई हैं, वो सब बड़े निकम्मे हैं। ये उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये सब जो हैं ये वोट दे रहे हैं, कोई बुलडोजर पे दे रहा है, कोई मंदिर पे दे रहा है, अपने साले बच्चे के लिए नहीं दे रहे हो कि उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एजुकेशन पे वोट तुम मांगते ही नहीं हो तो एजुकेशन मिलेगी क्या? बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अब यहीं पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। एक बड़ा आंदोलन हुआ जेन जी जेन अल्फ़ा की बात, जेन जी की बात की आपने, उसके बाद नए निकल के आए जेन अल्फ़ा, जो छोटे बच्चे हैं। आप देख रहे हैं कि सिर्फ अपने प्रदेश में नहीं, देश भर में, राजस्थान में भी हो रहा है, मध्य प्रदेश, बिहार, हर जगह हो रहा है। जेन अल्फ़ा निकल के आ रहे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। क्या लगता है आपको कि ये सकारात्मक रूप से चल रही हैं चीज़ें? आगे बदलाव के चांसेस हैं कि लोग बदलाव कर पाएंगे? हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, राजनीतिक परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन में बदलाव करना पड़ेगा। कौन करेगा? हैं? कौन करेगा इसे? यही साले करेंगे जो अफसर हैं। ये तो लतखोर हैं, इनसे चाहे जो काम करवा लो, इनसे मंदिर बनवा लो, इनसे क्रिकेट खिलवा लो, इनसे बुलडोजर चलवा लो, ये सब कर लेते हैं। तो ये स्कूल नहीं बना पा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने भी कल की घटना देखी होगी, एक तबेले में स्कूल चल रहा है राजस्थान में, उसको दिखाने के लिए, उसको लोगों को दिखाने के लिए, व्यवस्थाओं को सुधार की बात करने के लिए वहाँ कुछ लोग पहुँचते हैं, शायद सीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनके साथ मारपीट होती है। बाद में पता चलता है जो वहाँ का मौजूदा प्रधान है वो बीजेपी का सदस्य है, उसी के द्वारा मारपीट की जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि वो स्कूल को बर्बाद करने आ रहे थे।
तो ये स्थितियाँ सुधरेंगी कैसे? क्या ब्यूरोक्रेट्स ही ये सब गड़बड़ करे पड़े या इसमें राजनीतिक पार्टियाँ अपना नफा नुकसान देख रही हैं? देखिए, मुझे इससे मतलब नहीं है। स्कूल चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्यों आपने बनाया हुआ है BSA DIOS जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है? हम्म, उनको क्यों आप तनख्वाह दे रहे हो? उनका KRA क्या है DIOS का? क्या KRA है एजुकेशन फॉर ऑल वालों का? आप बताइए। अगर प्राइवेट नौकरी में अगर होते DIOS या BSA तो वो ऐसे स्कूल चलवाते? उनको कोई नौकरी में रखता? आप बताइए। कान पकड़ के निकाल के बाहर कर देता। तो आप या तो सुधार करो या कान पकड़ के निकाले बाहर सरकार। बहुत राजनीति हो गई। देखिए, स्कूल जो है, सरकारी स्कूल खासकर जो है, वो राजनीति के अड्डे के अलावा पढ़ाई का तो बिल्कुल भी उसमें कुछ नहीं है। वो उसका सिर्फ एक ही मकसद है स्कूल बिल्डिंग का, वो मकसद है कि वो गांव की राजनीति का अड्डा है। इसके अलावा और उसका कोई फंक्शन ही नहीं है गांव में। वहां पढ़ाई की बात करो ना, 1 लाख रुपए मास्टर पा रहा है और वो 5,000 रुपए में एक आदमी रखे हुए। और दूसरी बात ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार स्कूल चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? ब्यूरोक्रेट की तो है, बिल्कुल नहीं, नेता की तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो काहे नहीं कर रहे हैं? काहे DIOS रखे हुए हो? काहे BSA रखे हुए हो? काहे हर जो है तहसील में एक BSA और घंटा सब बनाए हुए? निकाल के बाहर करो। इन नौकरियों की जरूरत ही नहीं है। वेस्टिंग मनी। मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं इसी दिशा में जेन जी और जैन अल्फा ने सोचना शुरू कर दिया। मुझे लगता है परिणाम भी जल्दी निकलेंगे, ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसी बीच में एक बात और आ जाती है कि आप कह रहे ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत नहीं है या इन अधिकारियों की ज़रूरत नहीं है। आज के समय एक चीज़ बहुत देखी जा रही है, ब्यूरोक्रेट्स हों या फिर जो अधिकारीगण हैं दूसरे विभागों के, उनको आप ये देखेंगे कि रील्स बहुत बना रहे हैं। काम 2 पैसे का रील बनाएंगे 98 पैसे की, 98% रील में और 2% काम में। इसको आप कैसे देखते हो? कैसे सुधार होगा इसमें? भाई, सुधार तो ये है कि जो पार्टी या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री करेंगे उसी का तो अनुसरण करेंगे। जो पार्टी की विचारधारा अगर ये होगी कि आपको काम नहीं करना है, सिर्फ रील बनानी है, तो क्या होगा? लोग रील बनाएंगे। लोग रील बना रहे हैं, बढ़िया पोस्टिंग पा रहे हैं, क्योंकि रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा है कि जो रील बनाएगा वो आगे जाएगा। वो आगे जाएगा। अगर रील बनाने वाला दंडित होगा, कल कोई रील बनेगी नहीं। अगर आप मर्डर करने वाले को पुरस्कृत करना शुरू कर देंगे, रेप करने वाले को, तो समाज में तो मर्डर होंगे, रेप होंगे। उसी तरह रील बनाने वाले को आप पुरस्कृत कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड सिस्टम दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सर। अभी हम बात कर रहे थे राम मंदिर की, भगवान श्री राम की भी कर रहे थे। राम मंदिर में CEO नियुक्ति का मामला चल रहा है। उसके लिए आवेदन मांगे गए थे, लगभग 5,000 लोगों ने आवेदन किया था। उसमें से आप भी एक थे। हाँ, हम भी एक थे, हमने भी किया क्योंकि सारी क्वालिफिकेशन मीट करते थे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि 18 लोग चयनित कर लिए गए, ऐसा बताया गया, उन्हीं में से कोई एक चुना जाएगा। तो आपका नंबर आया क्या उन 18 में? और नहीं आया तो आपका क्या मानना है, क्यों नहीं आ पाया? भाई देखिए, हमारा तो उन 18 में नंबर नहीं आया। अच्छा। लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने चेन में ट्रांसपेरेंसी कोई रखी नहीं है। ठीक है। और जो नाम आ रहे हैं, जो मीडिया हाउस हैं, वो सब ब्राह्मण के नाम ले रहे हैं। कोई राजेश पांडे का ले रहा है, कोई मिश्रा जी का ले रहा है, या पता नहीं कौन लोग अपने अनुसार लोग नाम बता रहे हैं। जी। तो हम तो राम मंदिर का जो CEO का चयन है उसको एक पर्टिकुलर देखते हैं। वो एक केस स्टडी है जी। कि प्राइवेट सेक्टर में CEO की नियुक्ति कैसे होती है। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ जाति देख के नियुक्ति होती है, और वैसे ही नियुक्ति जो है वो राम मंदिर के CEO की भी हो रही है। तो हम तो एक आर्टिकल अभी लिखने वाले हैं कि ये एक केस स्टडी है कि प्राइवेट सेक्टर में नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर वाले इसके लिए एक नाम दिए रहते हैं, उसको कहते हैं नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग से उसका कोई मतलब नहीं होता है। जी। नेटवर्किंग से ये मतलब होता है कि अपने जात बिरादरी के आदमी से नेटवर्किंग करो, तभी नौकरी मिलेगी। और वहाँ तो बढ़िया कहते हैं कि आपका रेफरल से आना है। अगर आपको किसी ने रेफर कर दिया जी। तो आपकी नौकरी लग जाएगी उस कंपनी में। तो यही राम मंदिर CEO में हो रहा है। तो आप ये बात मान के चल रहे हैं कि वहाँ पर
आपका इसलिए नहीं हो पाया कि आप शायद उसमें फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, जो उन्होंने क्राइटेरिया हिडन रखा। भाई हम तो यही मानेंगे, या तो वो ट्रांसपेरेंट रहें, बताएं कि 18 लोगों को उन्होंने कौन चुना है। चलिए सर, मैं एक दूसरी तरफ और पहुंचता हूं, और वो ये है कि एक आईएएस ऑफिसर से एक राइटर बनने की कहानी। आपने 3 किताबें भी लिखी हैं, जस्ट अ हाउसवाइफ, स्टार्टअप गाइड, जस्ट डोंट डू इट। 3 किताबें। नहीं, अब तो करीब 7-8 किताबें हो गई हैं। मुझे जो जानकारी मिली 3 की मिली थी, अभी मैं इन पे बात कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे कि ये एक आईएएस से एक राइटर बनने की जो कहानी है वो कैसी है? देखिए, आप जब समाज में रहते हैं तो इस नौकरी में एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि एक्सपोजर आपका बहुत अच्छा होता है। आपसे दिन में करीब अगर आप मिलने वाले आदमी हैं तो 200 से लेके 1000 आदमी आपके पास आएगा, अपनी बात कहेगा, अपनी एक्सपर्टीज़ बताएगा, तो आपको चीज़ें को समझने का मौका मिलता है। तो अगर आप उसको अपनी लेखनी से उतार सकते हैं कागज़ पे, तो आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। हालांकि किताबें आजकल कोई पढ़ता उड़ता नहीं है। लेकिन आप लिंक्डइन पे भी बहुत अच्छा लिखते हैं, वहाँ लोग पढ़ते हैं। हाँ, वहाँ लोग पढ़ते भी हैं और हम तो स्पष्ट लिखते हैं। जी। तो अब हैं, चाहने वाले भी हैं, गाली भी देते हैं लोग, लेकिन हमको गाली देने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम तो मूल निवासी हैं ना। गाली, और ओबीसी भी हैं, जी। तो जब मोदी जी को नहीं छोड़ रहे हैं लोग गाली देने में, तो हम क्या, हमारी क्या विसार। खैर, मोदी जी को तो किलो के भाव में मिलती हैं, उसको नहीं चर्चा की जा सकती। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और एक लास्ट स्टेज की तरफ बढ़ता हूँ, और इस स्टेज को मैंने नाम दिया है क्योंकि आप जिस प्रोफेशन से आते हैं उसमें साहब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साहब, डीएम साहब, हाँ हाँ, साहब बोला। फलाने साहब। तो मैंने यही रखा है कि साहब एक शब्द में, यानी हम साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो भी बात करेंगे एक शब्द या एक लाइन में आप हमें बताइएगा। मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले आईएएस को कैसे डिफाइन करते हैं एक लाइन में? आज की तारीख में तो स्लेव है, विद नो स्पाइन। विद नो स्पाइन। ब्यूरोक्रेसी को कैसे डिफाइन करें? ब्यूरोक्रेसी तो इस देश में अगर सुधार लाना है तो उसी में सुधार लाना पड़ेगा, और अकाउंटेबिलिटी उनसे मांगनी पड़ेगी। पॉलिटिक्स देश के लिए ज़रूरी है या खतरनाक है? पॉलिटिक्स तो किसी भी आदमी के लिए ज़रूरी है, देश के लिए क्या। थोड़ा सा डिफाइन करिए। देखिए, पॉलिटिक्स से ही डिफाइन होता है कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, आप क्रीमी लेयर में होंगे कि नहीं होंगे, इलीगल ईडब्ल्यूएस होगा कि नहीं होगा, राम मंदिर का सीओ कौन बनेगा, ये तो सब पॉलिटिक्स ही है ना। तो कोई आदमी अगर ये कह रहा है कि हम ए पॉलिटिकल हैं, तो वो तो बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। जो आप सांस ले रहे हैं वो भी पॉलिटिकल है। एक आईएएस ऑफिसर जब अपने पद पर होता है तो कहा जाता है कि पावर में है। तो जो पावर है वो वास्तव में अवसर होती है या एक परीक्षा की घड़ी पैदा करती है? नहीं, देखिए, अवसर तो होती है, लेकिन कई जो लोग होते हैं वो आपदा में अवसर भी पैदा कर लेते हैं। जी। और हर एक अच्छा अवसर है वो ये चाहता है कि आपदाएं आती रहें, जिसमें जो है पैसा आता रहे। अब 2 चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये बिल्कुल सही बात है। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा सा हटा लेता हूँ, इससे थोड़ा बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि आप रहे हैं एक बेहतरीन अधिकारी। तो जो आपदाएं आती हैं, जैसा कि आपने कहा, उसी से मुझे प्रश्न मिला। अधिकारी वास्तव में चाहते हैं सर कि आपदाएं आती रहे, लेकिन क्या रीज़न है कि उन आपदाओं में, जो इस वर्ष आई आपदा, और बात की जाती है कि इतना बजट अलॉट हो गया, इतनी चीज़ें हो गई, अगली बार फिर से वही आपदा आई तो पता चले कि अगली बार और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ी कम होने की बजाय, क्यों नहीं सुधर पा रहे हैं सर? क्योंकि आप अकाउंटेबिलिटी मांग नहीं रहे हैं, आप तो और चीज़ों में उलझे हुए हैं। यही एक कारण है। यही एक कारण है। अकाउंटेबिलिटी कहाँ हो रही है? आप देखिए कि कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है पिछले 10 सालों में या पिछले 20 सालों में। कोई ये सरकार की बात नहीं है, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये है कि अकाउंटेबिलिटी है क्यों नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, उन्हीं की बात को मैं सत्य मान लेता हूँ। तो इसका मतलब उन 70 साल में जो ब्यूरोक्रेट थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं देश के लिए। तो सबसे पहले अगर किसी का प्रोसिक्यूशन होना चाहिए तो वो 70 साल में जो ब्यूरोक्रेट है उनका होना चाहिए, और अगर उनमें कोई अब जिंदा हो जो पेंशन पा रहा हो तो उसकी पेंशन बंद कर देनी चाहिए। बात तो सही लग रही है मुझे भी। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ, और अगला प्रश्न है बीआरएस,
जो आपने लिए, ये जोखिम है या आज़ादी? देखिए, जोखिम भी है, आज़ादी भी है। ये तो डिफाइन करना पड़ेगा सर। देखिए, जोखिम ये है कि हमें ये भ्रम था कि हमको प्राइवेट सेक्टर में एक अच्छी कंसल्टिंग या मतलब नौकरी मिल जाएगी, जी लेकिन और हमने अप्लाई भी खूब किया, जी लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कोई बिना जाति के, बिना रेफरेंस के आपको नौकरी नहीं देता है। ये प्राइवेट सेक्टर में भी है। प्राइवेट सेक्टर ही में है। जी जैसे कई लोग कहते हैं ना कि ये क्लास 4 की नौकरी निकली थी और इतने लोगों ने अप्लाई किया। मैं पहले उसको समझ नहीं पाता था, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के नज़रिए से भी देखता हूँ चीज़ें। अब मुझे लगता है कि वो लोग जो अप्लाई कर रहे हैं चपरासी के लिए, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में कम से कम उनको ये लगता है कि चपरासी बन जाएंगे, जो ये कहा जाता है कि हाँ एक परमानेंट चीज़ होगी। प्राइवेट सेक्टर में सिवाय जाति के कुछ है नहीं, और जो भारत के मूल निवासी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, वो तो प्राइवेट सेक्टर में है ही नहीं। ना उनका रोजगार है, ना उनका बिजनेस है, तो वो कहाँ जाएंगे? बिल्कुल अब हर कोई आदमी प्रधानमंत्री तो बन नहीं जाएगा। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अगला है स्टार्टअप। इसको क्या मानते हैं आपकी, ये पैशन है या बिजनेस है? स्टार्टअप 100% बिजनेस है। देखिए, स्टार्टअप जो है वो पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा स्कैम है। जी स्कैम ये है कि मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेसमैन है, जी उसको अपने लड़के को बिजनेस कराना है, ठीक है। तो पहले ये होता था कि ये पुश्तैनी धंधे में आ रहा है। अब ये है कि उसको कोई स्टार्टअप करा दो, उसकी फंडिंग को ये चाचा कर देंगे और ये हो जाएगा कि ये स्टार्टअप बहुत बड़ा हो गया। तो स्टार्टअप बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें जो मूल निवासी है, ओबीसी, एससी, एसटी, उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको कोई पैसा मिल ही नहीं रहा है। जिस तरह से उसे प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही है, उसे स्टार्टअप में कोई ग्रांट ही नहीं मिल रही है। तो ये मान के चलें, या जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो स्टार्टअप है असल में, जैसा आप बता रहे हैं कि वो एक स्कैम है, पैसे का रोटेशन है। किसी कंपनी से फंडिंग हो रही है, वही फंडिंग घूम फिर के वहीं पहुँच जा रही है, उन्हीं लोगों के बीच रोटेट हो रही उन्हीं लोग के बीच में रोटेट हो रही है। है। एक और है शब्द, बड़ा है, हिंदी। हिंदी को कैसे मानते हैं कि हिंदी में कोई बात करता है, हिंदी में कोई लिखता है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं या उसके लिए लिमिटेशंस हैं? देखिए, हिंदी तो बोलना तो अलग चीज़ है, लेकिन पढ़ना अंग्रेजी चाहिए। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना चाहिए और अंग्रेजी बोलना चाहिए। वो इसलिए है कि ये जो लोग हैं, आप टीवी में देखिए कि हिंदी के जो एंकर हैं वो गमछा पहन के आते हैं। मतलब उन सालों को इतनी भी तमीज़ नहीं है कि उनको लगता है कि जो गमछा पहनेगा वही हिंदी बोलेगा। और ये मैं बड़े बड़े एंकरों की बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े शो करते हैं। तो गमछा पहनने से हिंदी का क्या मतलब? मैंने भी हिंदी में बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, मैं तो कभी गमछा नहीं पहनता। क्या आदमी कोट पहन के हिंदी में उपन्यास नहीं लिख सकता या कार्यक्रम नहीं कर सकता? क्या हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या हमने गमछा पहना हुआ है साला? बिल्कुल नहीं। तो हिंदी को तो इन्हीं लोगों ने गिराया है। बस 14 दिन के लिए बात करते हैं कि जब एक सप्ताह हो, हिंदी दिवस मनाया जाता है, उससे पहले जो एक सप्ताह है उस पर हिंदी का महिमा मंडन होगा। बस अब महिमा मंडन आप जिसका करना चाहे कर लीजिए, लेकिन गमछा पहन के तो मत आइए मेरे भाई। अगला प्रश्न है सर कि एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव आदत जिसे तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए, आपको लगता है ये फालतू की है या इससे नुकसान ही हो रहा है? कुर्सी पे तौलिया बिछाने का जो है तरीका, कुर्सी पे तौलिया बिछाने की ज़रूरत क्या है, हमें तो अभी तक नहीं समझ में आई। और इस सरकार में तो ये हो गया कि पहले तो सफ़ेद चली आ रही थी जब से अंग्रेज थे, अब तो तौलिया का रंग भी सरकार के साथ बदलने लगेगा, जैसे जो है हजरतगंज की रेलिंग हो गई है तौलिया। अगर आपसे कहा जाए कि एक पॉलिसी बदलने का मौका दिया जा रहा है, तो आप कौन सी पॉलिसी बदलना चाहेंगे? एजुकेशन की पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, उसको स्क्रैप कर देना चाहिए। पुरानी सही थी क्या? पुरानी नहीं, नई बनाई जाए। अच्छा, अब एक संदेश आपका
उन युवाओं को जो एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा, क्या गलती ना करें? सबसे पहले तो उनको ना दिन में जगना चाहिए। जी। हम तो कई स्टार्टअप के मेंटर हैं, उनके लोग जो हैं रात में काम करते हैं, कहते हैं रात में हमारे को दिमाग में ख्याल आते हैं, लेकिन बिजनेस तो दिन में होता है ना। बिल्कुल। तो उनको ना यथार्थ पे आना चाहिए और सवेरे 6 बजे उठना चाहिए, और दिन में बिजनेस होता है, दिन में बिजनेस करें, रात में सोए। सर, चूँकि एक ब्यूरोक्रेट के बाद आप एक लेखक के रूप में भी हैं, तो एक इस पॉडकास्ट का अंतिम प्रश्न आपसे उसी से रिलेटेड पूछना चाहूँगा। एक ऐसी किताब जो हर किसी को पढ़नी चाहिए। अब ऐसी एक किताब तो बताना मुश्किल है, लेकिन ज़िंदगी की किताब तो सबको बहुत ही शिद्दत से पढ़नी चाहिए। और लोग कहते हैं कि अब आजकल लोग कहते हैं कि डिप्रेशन है, ये है, वो है, तो ये तो ज़िंदगी ही आपको सिखाती है। ज़िंदगी से बड़ी किताब कोई है ही नहीं। वैसे ही युवाओं ने किताब पढ़ना छोड़ दिया, वो तो आजकल रील देख रहे हैं। तो किताब तो हमें नहीं लगता कोई पढ़ रहा है। सरकार ने भी एयरपोर्ट पे सारे बुक स्टॉल ख़त्म कर दिए। तो चलिए इसी नोट पर हम एक लास्ट प्रश्न और ले लेते हैं, और वो ये है, आप देश के युवाओं को, विशेषकर उनको जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए ये है कि वो तैयारी करें तो अपना पूरा मन लगा के करें, और बहुत ज़्यादा कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए आपको। जो कोचिंग वाले हैं वो तो अपना धंधा कर रहे हैं। जिस दिन आप कोचिंग के टीचर से ज़्यादा जानने लग जाएंगे, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ज़िंदगी में, चाहे एग्ज़ाम की तैयारी में, बेसिक्स आर इम्पोर्टेंट। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ छोड़नी है। जैसे एग्ज़ाम में 120 प्रश्न हैं, लेकिन 5 प्रश्न जो हैं वो ट्रैप होते हैं। वो अगर आप करेंगे तो आप सरल जो है 50 क्वेश्चन छोड़ देंगे, उनमें फंसे रह जाएंगे। उनमें फंसे रह जाएंगे। तो ज़िंदगी में फंसना नहीं है। जहाँ आपको लगे कि यहाँ जो है थोड़ा कठिन है, तो उसको, उस प्रश्न में गोला बनाइए और आगे बढ़ जाइए। लास्ट में टाइम होगा तो फिर करेंगे। सर, आज की बातचीत में आपने पूरा समय दिया, और पॉलिसी मेकिंग से लेकर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन तक ब्यूरोक्रेट्स की क्या भूमिका है, नेताओं की क्या भूमिका है, सामाजिक समीकरण क्या है, राजनीति क्या है, सभी विषयों पर हमने बात की। एक लेखक के रूप में भी आपने बहुत सारी चीज़ें बताईं और अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने यहाँ पर जो पहुँचे हैं उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। पुनः किसी विषय के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय संविधान, जय उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आप अभी बातचीत सुन रहे थे डॉक्टर राकेश वर्मा जी से, जो कि ex-IAS हैं। उन्होंने आपको विभिन्न विषयों पर अपनी बेबाक राय रखी। उनकी राय से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, उनके विचारों से आप कितना विरोध रखते हैं, दोनों चीज़ें हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके काम की है या किसी के काम आ सकती है, उसको शेयर ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए द रूह टॉक्स, रोहेलखंड की आवाज़ हर दिल तक। धन्यवाद।